नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास आदि से लेकर वर्तमान तक। मित्रों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन में कई विद्वानों का योगदान रहा है। कई हमारे हिंदी साहित्य के जो साहित्य धर्मी लेखक हैं उनका योगदान रहा है और सबने मिलकर के उस हिंदी साहित्य और उसकी जितनी भी बोलियां हैं उसके साहित्य को जो एक जगह वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की तो उससे सामान्यतः हम यह अर्थ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास से तात्पर्य है कि वो इतिहास जिसके अंतर्गत वर्तमान जो खड़ी बोली हिंदी हम आज बोलते हैं, लिखते हैं और हमारे शासन की भी कदापि भाषा यही है, उस भाषा के बारे में हम बात करते हैं। तो वर्तमान हिंदी भाषा का आज जो स्वरूप है वो पहले से ऐसा नहीं था। लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास इस हिंदी भाषा का जो आज हम बोलते हैं उसका उद्गम खड़ी बोली से हुआ। 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध में खड़ी बोली हिंदी जो थी वो एक लोक भाषा के रूप में प्रचलित थी और उसका भी प्रादुर्भाव अचानक नहीं हुआ। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी जो भाषाएं हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं में से सबसे प्राचीनतम भाषा जिसे माना जाता है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है उस भाषा के प्राचीन काल में दो रूप हुआ करते थे। एक वैदिक संस्कृत कहलाती थी, दूसरी लौकिक संस्कृत कहलाती थी। वैदिक संस्कृत से तात्पर्य था कि वो भाषा जिसमें 4 जो प्रमुख हमारे वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों की रचना जिस साहित्यिक भाषा में की गई, जिस संस्कृत में की गई, वो वैदिक संस्कृत कहलाई। सामान्यतः वैदिक संस्कृत से तात्पर्य था कि यह वह भाषा थी जो उस काल के शिक्षित, पढ़े लिखे और उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी। और दूसरी ओर लौकिक संस्कृत अर्थात उस प्राचीन काल में जब वैदिक रचनाएं रची जा रही थी उस काल में आम जन की भी एक भाषा थी और वो भाषा संस्कृत की जो परिनिष्ठित भाषा थी उससे थोड़ा सा हटकर थी। आम बोलचाल में लोग उसमें अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर लिया करते थे। क्षेत्रीय बोलियों का भी उसमें मिला जुला मिश्रण हुआ करता था, इसलिए वो लोक भाषा संस्कृत कहलाई जो कि व्याकरण के नियमों से बंधी हुई नहीं थी। और यही कालांतर में क्या हुआ कि जो वैदिक संस्कृत है वो तो अपने सुगठित व्याकरण को लेकर के अपनी एक निश्चित परिपाटी के कारण अपना स्वरूप उसने स्थिर कर लिया, लेकिन जो लौकिक संस्कृत थी उसमें कालांतर में परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लौकिक संस्कृत से अनेक क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों और उपबोलियों का उद्गम हुआ। और इसी लौकिक संस्कृत से 10वीं शताब्दी की जैसे हम बात कर रहे हैं कि 10वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रचलित थी। तो जो लौकिक संस्कृत है वो कालांतर में 6वीं शताब्दी के आसपास पहले पाली में, पाली से प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से निकल करके फिर खड़ी बोली के रूप में सामने आती है। तो 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध में खड़ी बोली का उद्गम माना जाता है और इसके पहले रचनाकार कवि अमीर खुसरो कहलाते हैं, जिन्होंने खड़ी बोली में अपनी कविताएं, अपने दो सपने, अपनी पहेलियां, अपने मुहावरे, ढकोसले आदि अनेक काव्य रूपों का सृजन किया। हालांकि खड़ी बोली के पहले रचनाकार को लेकर के, पहले कवि को लेकर के विद्वानों में मत एक नहीं है, तथापि अनेक विद्वान जो है वो कहते हैं कि जो सरहपा सिद्ध है उन सरहपा सिद्ध की जो रचनाएं हैं उनमें सर्वप्रथम खड़ी बोली के झलक हमें देखने को मिलती है। तो सरहपा सिद्ध कौन थे? सरहपा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो 84 सिद्ध हुए उन सिद्धों में से एक थे और उन्होंने अपनी जो रचनाएं थी, फुटकर रचनाएं, वो लगभग खड़ी बोली में की थी। अर्थात उसमें प्राकृत, पाली का भी मिश्रण था, अपभ्रंश का मिश्रण था, 2-3 भाषाओं का उसमें मिश्रण था और इस प्रकार से उन्होंने जो ये रचना की वो खड़ी बोली से लगभग मिलती जुलती थी। लेकिन जो खड़ी बोली का व्यवस्थित स्वरूप देखने को आता है, जो सरल जन सामान्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ, बिल्कुल आम जन की रुचि के अनुकूल, उनके व्यवहार के लिए बिल्कुल सहज सुगम जो भाषा थी वो थी अमीर खुसरो की भाषा।
इस प्रकार से जो वर्तमान हिंदी बोली है उसका उद्गम 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध में खड़ी बोली हिंदी से माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में भी जब हम बात करते हैं तो अनेक पुस्तकें हैं, अनेक इतिहास पुस्तकें हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों ने लिखी है, लेकिन जो सबसे प्रचलित है, सबसे मान्य जो है वो है सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ भी है, इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी है। तो अनेक रचनाकारों ने, अनेक इतिहासकारों ने इतिहास लेखन का प्रयास किया, लेकिन सब ने कहीं न कहीं आचार्य शुक्ल द्वारा जो एक परंपरा, जो एक साहित्यिक मापदंड जो अपनाए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, उसी का ही अनुसरण उन्होंने थोड़ा फेरबदल के साथ किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में बहुत योगदान रहा है और इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास का मान्य प्रथम लेखक माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो उन्होंने लिखा, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उस हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है और इसका समय उन्होंने निर्धारित किया कि विक्रमी संवत 1050 लगभग 993 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक 1850 ईस्वी के लगभग तक। तो उन्होंने ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने समूचे 1100 वर्षों के कालखंड को 4 कालों में विभाजित करके प्रस्तुत किया और इस कालखंड को उन्होंने 4 कालों में बांटा, 4 अलग अलग मान्यताओं के आधार पर, और इन चारों कालों का उन्होंने नामकरण भी किया। जैसे कि पहला जो काल है उनका उन्होंने नाम दिया आदिकाल, दूसरे का भक्ति काल, तीसरे का रीतिकाल और चौथे का आधुनिक काल। अब ये जो 4 काल हैं, इनका उन्होंने दोहरा नामकरण भी किया है। दोहरा नामकरण से तात्पर्य कि एक ही काल का उन्होंने 2 अलग अलग नामकरण किया है। एक नाम तो उन्होंने दिया है कि काल की बढ़ती हुई गति के आधार पर, विकास की मापदंड के आधार पर, और दूसरा जो नामकरण उन्होंने किया काल का, वो किया उन्होंने साहित्यिक परंपरा के आधार पर। अर्थात समझिए, जैसे कि पहला जो काल है आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले काल को नाम दिया आदिकाल। आदिकाल तात्पर्य कि जहाँ से शुरुआत हो, विक्रमी संवत 1050 से लेकर के विक्रमी संवत 1375 तक। इस आदिकाल का उन्होंने दूसरा नाम दिया है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल से उनका तात्पर्य क्या था कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ये पहला चरण है, इस पहले चरण में जितनी भी साहित्यिक कृतियाँ हमें खड़ी बोली हिंदी से मिलती जुलती, उसके समीप की बोली भाषा में जो रचनाएं रची गई, उन साहित्यिक रचनाओं में से अधिसंख्य ऐसी रचनाएं थी जिनमें कहीं न कहीं तत्कालीन शासकों की, राजाओं की, सामंतों की जीवनी, उनके जीवन चरित्र का, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का, उनके विवाहों का, उनके द्वारा किए गए जन सेवा के कार्यों का, अर्थात उनके संपूर्ण जीवन चरित्र का बखान अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया है। तो आदिकाल में ऐसा नहीं है कि केवल वीरगाथा परक रचनाएं हुई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखा जाए और जनमानस पर उस काल के साहित्य का असर देखा जाए तो इन दोनों ही बातों में वीरगाथा परक ग्रंथ जो है अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। तो आदिकाल में मुख्यतः 6 प्रकार का साहित्य आचार्य शुक्ल ने बताया है कि आदिकाल में 6 प्रकार की रचनाएं जो हैं मिलती हैं, जिनमें पहली तो है सिद्ध साहित्य, दूसरी रासो साहित्य, तीसरी जैन साहित्य, चौथी नाद साहित्य, 5वीं लौकिक साहित्य और 6ठी गद्य साहित्य। 6 प्रकार का साहित्य वो आदिकाल में बताते हैं। इन 6 प्रकार के साहित्यों में से जो पहला है, सबसे पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य था कि ये वो साहित्य था जिनकी रचना सिद्ध कवियों ने की। अब सिद्ध कौन थे? सिद्ध उस काल में जो बौद्ध, जैसा कि हमें विदित है कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिन्होंने कि अपने जीवन काल में एक नए धर्म का प्रवर्तन किया था जिसे कि बौद्ध धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म जिसका मूल, जिसकी रचना के पीछे, जिसके स्थापना के पीछे गौतम बुद्ध का जो उद्देश्य था वो था कि उस काल में जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में, उस वैदिक धर्म में
अनेक ऐसे पाखंड, अनेक ऐसे अंधविश्वास, अनेक ऐसे आडंबरों का समावेश हो गया था, जिसके कारण आम जनता जो है धर्म के मूल मार्ग से पृथक हो चुकी थी। धार्मिक परंपराओं का अनुसरण करते करते जनता उकता गई थी, जनता का धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक नए धर्म, बौद्ध धर्म का जो सृजन किया, वो तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं का खंडन करते हुए मुख्यतः मूर्ति पूजा की खंडन करना। दूसरा, मंदिर, धार्मिक स्थलों का, धार्मिक पर्यटन का, तीर्थ, उपवास आदि का उन्होंने विरोध किया। तो गौतम बुद्ध ने जो प्रचलित धार्मिक मान्यताएं थी उनको दरकिनार करते हुए एक नए धर्म की स्थापना की थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को सीधा, सहज, सरल मार्ग बताना। लेकिन जब गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ, निर्वाण के बाद में उनका जो बौद्ध मत है, बौद्ध धर्म जो है, वो दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान जो है वो तो गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चला, अर्थात मूर्ति पूजा का खंडन, मंदिरों का, तीर्थ स्थलों का विरोध है, धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांडों का, पूजा, उपवास आदि का विरोध करना, तांत्रिक क्रियाओं का विरोध करना। लेकिन जो महायान संप्रदाय था वो गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग को छोड़ करके सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में जो शैव मत था, उस शैव मत में जो कापालिक क्रियाएं की जाती थी, जो तंत्र मंत्र साधनाएं की जाती थी, उसकी ओर आकृष्ट होकर उसने अपने में उन तंत्र मंत्र युक्त साधनाओं का समावेश कर लिया, जिसके कारण महायान जो है आगे चल कर के वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान जैसे अनेक संप्रदाय में विकसित होता गया। और इसी वज्रयान, इसी कालचक्रयान शाखा से जन्म हुआ सिद्ध मत का। तो उन सिद्धों में जो पहले थे वो लुइपा सिद्ध माने जाते हैं, और आगे चल कर के 84 सिद्ध इस संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इन 84 सिद्धों में से जो सराफा सिद्ध है, उनका जो काव्य है उसमें पुरानी हिंदी के हमें दर्शन दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी प्रकार का जो साहित्य है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य से तात्पर्य है कि ये वो साहित्य था जिसमें कि जैन धर्म के प्रमुख विश्वास, जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं, उनके रीति रिवाजों का, उनकी धार्मिक उपासना पद्धतियों का, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के जन्म, निर्वाण, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का आदि का उसमें समावेश है। तो जैन साहित्य जैन मत के अनुयायियों के द्वारा रचा गया, और अधिकांशतः जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हुए उनके उपदेशों का संकलन उसमें किया गया, और उनके उपदेशों के माध्यम से अनेक लौकिक कथाओं को माध्यम बना करके उन्होंने अपने संदेशों का जो है इसमें समावेश किया। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं आदिकाल के दो प्रमुख साहित्य के बारे में, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। आगे की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।